नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी की सरकार बनी है और वहीं पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन इन सभी राज्यों में जिसने सबसे ज्यादा जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि इस राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, जिसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए 202 सीटें लानी होती है। वहीं यदि हम अभी हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है, जिसमें इन्होंने 255 सीटों के साथ अपनी सत्ता को डबल बरकरार रखा है। लेकिन फ्रेंड, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव के बाद जो भी हारने वाला विपक्षी दल होता है वह जीतने वाली पार्टी पर हमेशा से आरोप लगाता आया है, फिर चाहे वह बीजेपी हो या कांग्रेस। वैसे ये आरोप तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो आरोप हमेशा से हारने वाली पार्टी की जुबान पर बना रहता है वो है ईवीएम मशीन का घोटाला। जी हाँ दोस्तों, यह बात आपको चुनाव के बाद अक्सर सुनने को मिलती ही होगी। लेकिन फ्रेंड, ईवीएम मशीन में आखिर कैसे घोटाला किया जाता होगा और इलेक्शन के दौरान इसकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या फैसिलिटी दी जाती होगी, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसके लिए बस बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। दोस्तों, हमारे देश इंडिया में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है और उसी की निगरानी में पूरा चुनाव कार्य संपन्न होता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी आज के दौर में वोट डालने के लिए डिजिटल ईवीएम मशीन का सहारा लिया जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले वोट डालने के लिए वॉलेट पेपर का सहारा लिया जाता था, जिसमें वोटर को जिस किसी को भी वोट डालना होता था उसके चुनाव चिन्ह का मोहर लगाकर मतदान पेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस चुनाव प्रणाली में परिवर्तन लाया गया और वॉलेट पेपर को हटाकर ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। इसे हटाने का कारण बताया जाता है कि इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कागजों की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई होती थी और इसमें मतगणना करने में भी बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करता है। पहले मैं आपको बता दूं कि ईवीएम मशीन भारत में केवल 2 जगहों पर ही बनाई जाती है, जिसमें पहली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलुरु में स्थित है। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में स्थित है। यानी यह मशीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस मशीन का पूरा कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास होता है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे भारत में इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। यह जिस भी जगह इलेक्शन होते हैं उस जगह के डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग रूम में इसे भिजवाता है, जहां पर सीसीटीवी लाइव कैमरा लगे होते हैं। दोस्तों, इस रूम की सिक्योरिटी निर्वाचन आयोग 3 स्तरों पर करता है। पहले नंबर पर आती है पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे स्तर पर आती है पीएससी के जवान और तीसरे स्तर पर राज्य पुलिस के जवान। और इस पूरी प्रोसेस की जिम्मेदारी एसपी और डीएम की होती है और इसी प्रोसेस के साथ इसे मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पूरी प्रोसेस में हर पार्टी के सदस्य मौजूद होते हैं। इनकी निगरानी में ही पूरा कार्य किया जाता है। मतदान केंद्र पर ईवीएम का पूरा सेटअप किया जाता है और सेटअप करने के बाद पार्टी के हर सदस्य को बुलाया जाता है और उनके सामने ईवीएम मशीन में वोट डलवाया जाता है और उसे वीवीपैट से मैच कराकर दिखाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीवीपैट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कुछ सालों पहले जब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे तो वीवीपैट को लाया गया। यहाँ भी एक तरह की मशीन ही होती है जो ईवीएम मशीन से कनेक्ट रहती है। जैसे कोई व्यक्ति अपना मतदान करने के लिए ईवीएम मशीन की बटन चप देगा तो उस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह और फोटो वीवीपैट की स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिससे मतदाता को संतुष्टि मिल जाती है कि उनका वोट सही जगह पर डला है। और इस मशीन का दूसरा फायदा यह है कि यदि किसी पार्टी को ईवीएम मशीन पर डाउट हो तो वह वीवीपैट को ईवीएम के साथ मैच करवा सकता है, क्योंकि इन दोनों मशीनों में अलग अलग वोटिंग सेव होती है। यदि एक मशीन में गड़बड़ी हो भी जाती है तो दूसरी मशीन में वोटिंग सेव रहती है। दोस्तों, इन सब प्रोसेस के बाद जब सभी लोग सहमत हो जाते हैं तब इन सबका सिग्नेचर लिया जाता है और वोटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। वोटिंग प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद सारे पार्टी के मेंबर के सामने इसे सील कर दिया जाता है और वापस पूरी सिक्योरिटी के साथ इसे स्ट्रांग रूम में भिजवा दिया जाता है। जिस दिन वोटिंग काउंट होनी रहती है उस दिन सभी पार्टी के मेंबर वहां पर मौजूद होते हैं और उन सबके सामने ही स्ट्रांग रूम का लॉक खोला जाता है, जिसके बाद सारी ईवीएम मशीन की सीलों को चेक किया जाता है। यदि इन सीलों में कोई भी गड़बड़ी नजर आती है तो इस प्रोसेस को यहीं पर रोक दिया जाता है और इसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। यदि सब कुछ ठीक ठाक होता है तो वोटिंग काउंटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। वोटिंग की गणना
ईवीएम और वीवीपैट दोनों से की जाती है। दोस्तों, अब आपने ये बात तो जान ली कि वोटिंग की क्या प्रोसेस होती है और इसकी सिक्योरिटी में क्या फैसिलिटी दी जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर इस ईवीएम मशीन को लेकर विपक्ष का क्या सवाल होता है। तो दोस्तों, जो सवाल हमेशा उठते आए हैं वो ये है कि मशीन की टेस्टिंग 1 से 2000 वोट के बीच ही की जाती है। उसके बाद जैसे ही 1 लाख तक यह संख्या पहुंचती है तो सारे वोट एक ही पार्टी को जाने लग जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वोटिंग की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद वोटों की संख्या को बढ़ाया जाता है, और कुछ लोग तो यहाँ भी बोलते हैं कि इस मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है जिसमें एक बार वोट डालने पर उस पार्टी को डबल वोट चला जाता है। लेकिन फ्रेंड, यह सब कुछ करना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है, जिसमें 24 घंटा लाइव कैमरा चलते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग को एक एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाता है और कोई भी पार्टी का मेंबर जाकर इस रिकॉर्डिंग को चेक कर सकता है। लेकिन जब ईवीएम को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठे तो एक एक्सपर्ट की टीम को बिठाया गया और जानने की कोशिश की गई आखिर इस मशीन को किस तरह हैक किया जा सकता है। जब परिणाम सामने आए तो बताया गया कि इस मशीन को 2 तरीके से हैक किया जा सकता है, जिसमें पहला है डिस्प्ले चेंज करके। जी हाँ दोस्तों, यदि इस मशीन की डिस्प्ले चेंज कर दी जाए और इसमें एक ब्लूटूथ को लगाकर उसे कनेक्ट कर दिया जाए तो यह मशीन पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। फिर जब भी चाहे इस स्क्रीन पर जो चाहे संख्या दिखाई जा सकती है। और दूसरा जो तरीका बताया गया है वह यहाँ है कि इस मशीन की मेमोरी में स्टोर डाटा को फॉरवर्ड कर दिया जाए और उसकी जगह पर हमारे द्वारा बनाया गया एक डाटा को फिट कर दिया जाए तो फिर ये हमारे डाटा के अनुसार कार्य करना लग जाएगी। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।